अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का नेटवर्क ईरान में बहुत ज़्यादा मजबूत है, बहुत गहरा है और सिर्फ ईरान में नहीं बल्कि मोसाद का नेटवर्क दुनिया के तमाम देशों में पाया जाता है और हर जगह इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का मजबूत नेटवर्क है। यह ख़बर हम सुनते हैं, देखते हैं। ईरान के हवाले से तो सबसे ज़्यादा ख़बरें सामने आती है। ईरान के ही सबसे बड़ी कमज़ोरी भी बताई जाती है कि उसके पास अपनी इंटेलिजेंस नहीं है, खुफिया एजेंसी नहीं है और मोसाद के जो एजेंट और जासूस होते हैं वो ईरान में अहम तरीन ओहदों पर फायज होते हैं। आर्मी के चीफ और सरबराह तक मोसाद के एजेंट बन जाते हैं। यह खबर लगातार हम देखते हैं, सुनते हैं और कई ऐसे जनरल के बारे में, ज़िम्मेदारों के बारे में रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ईरान के पास इंटेलिजेंस नहीं है, ईरान की खुफिया एजेंसी नहीं है, बल्कि इन दिनों कुछ ऐसी रिपोर्ट सामने आई है और इसराइल के अखबारात ने इन खबरों को शाये किया है, जिससे पता चलता है कि इसराइल में भी ईरान का जासूसी नेटवर्क मजबूत है। इसराइल में भी ईरान के एजेंट पाए जाते हैं और जो इसराइल की आर्मी की खुफिया सरगर्मियों को, उसकी एक्टिविटी को या दीगर रिपोर्ट्स को ईरान को भेजते हैं, वो ईरान की IRGC के राब्ते में रहते हैं। और इस वक्त इसराइल ने दो अहम तरीन जासूस को गिरफ़्तार किया है और उन दोनों को गिरफ़्तार करने के फ़ौरन बाद सज़ा का ऐलान भी कर दिया है। पिछले दिनों 26 साल का ईरान का एक जासूस इसराइल में पकड़ा गया जिसका नाम है राज कोहिन और वो एयर डिफेंस सिस्टम में तैनात था। इसराइल का आयरन डोम का जो यूनिट है, जहाँ से ईरान से आने वाले मिसाइलों को रोकने की कोशिश की जाती है, आयरन डोम को जहाँ इस्तेमाल किया जाता है, तो वहाँ पिछले कई सालों से राज कोहिन काम कर रहा था। इसके बारे में सबूत ये मिला इसराइल को, IDF को, कि इसका ईरान की IRGC से सीधा ताल्लुक़ था। टेलीग्राम के ज़रिए ये इसराइल की तस्वीरें भेजता था ईरान को। इसराइली आर्मी की जो एक्टिविटीज़ है, जो मूवमेंट है, उसके बारे में ये ईरान को आगाह करता था। उसके अलावा इसराइल का इंटरसेप्टर कहाँ है, कहाँ से इज़राइल ईरान से आने वाले मिसाइलों को रोकता है, उसके बारे में भी ये पूरी जानकारी ईरान को भेजता था और ईरान से इसको क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए पैसा मिलता था, $1000 या उससे भी ज़्यादा एक इन्फॉर्मेशन के वजह से। और इसी वजह से कंटिन्यू ये इसराइल की जो खुफिया इन्फॉर्मेशन है, जानकारी है, वो ईरान को भेज रहा था। अब जैसे ही इसराइल की आर्मी को पता लगता है कि ये जासूस है, ईरान का एजेंट है, इसको फ़ौरन गिरफ़्तार किया गया, सज़ा दी गई और इस पर सीधे सीधे इल्ज़ाम लगाया गया इसराइल के साथ गद्दारी का। नेशनल सिक्योरिटी के लिए इसको ख़तरा बताया गया, दुश्मन करार दिया गया, दुश्मन देश के साथ ताल्लुक़ रखने वाला बताया गया। उसके बाद ही टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल की आर्मी ने और इसराइल की हुकूमत ने तमाम शहरियों को नोटिस इशू कर दिया कि वो टेलीग्राम का सोच समझकर यूज़ करे, अननोन लोगों के टच में आना जाए, किसी को किसी भी तरह की जानकारी ना दे। उसके बाद आज एक और ख़बर सामने आई है और ख़बर यह है कि इसराइल में ही 14 साल के एक और लड़के को इसराइल की आर्मी ने, पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है। 14 साल के उस इसराइली लड़के पर इल्ज़ाम यह है कि वो इसराइल की फ़ोटोज़ और तस्वीरें ईरान को भेज रहा था। ईरान की IRGC से उसका ताल्लुक़ था और आर्मी की सरगर्मियों के बारे में, एक्टिविटीज़ के बारे में वो ईरान को आगाह कर रहा था। इससे पहले भी कई खबरें सामने आ चुकी है जहां ईरान के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में इसराइल में बहुत सारे लोग पकड़े गए, उनको गिरफ़्तार किया गया। यरूशलेम में भी एक हफ़्ता पहले 4 लोगों को इसराइल की पुलिस ने गिरफ़्तार किया और उन पर इल्ज़ाम था ईरान के लिए जासूसी करने का। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईरान में ही इसराइल के जासूस पाए जाते हैं और मोसाद का जो नेटवर्क है बहुत ज़्यादा मजबूत है, बहुत ज़्यादा गहरा है, बल्कि इसराइल में भी ईरान के जासूस पाए जाते हैं, ईरान का नेटवर्क पाया जाता है और दोनों मुल्क एक दूसरे के जासूस को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इस सच्चाई का एतराफ़ करना होगा, हमें मानना होगा कि ईरान में मोसाद की जो जड़ें हैं बहुत ज़्यादा गहरी है, बहुत ज़्यादा मजबूत है और कई मरतबा ख़बर सामने आती है कि ईरान में अहम ओहदों पर फाइज होने वाला शख्स इसराइल का एजेंट होता है, मोसाद का शख्स होता है और वो ईरान में अहम तरीन ओहदा पर फायज हो जाता है। पिछले साल यानी जून 2025 में जो जंग हुई तो उस जंग के दौरान कुछ खबरें सामने आई जिसमें देखा गया कि
میزائلوں کی کچھ یونٹس کا سربراہ موساد کا ایجنٹ تھا۔ ڈرون جہاں پر بنایا جاتا تھا اس ڈرون کمپنی کا فیکٹری کا جو سربراہ تھا وہ موساد کا ایجنٹ تھا، اور وہ ڈرون کو ناکارہ بنا دیتا تھا یا ڈرون جا کر خود ایران کو نقصان پہنچا رہا تھا۔ دھیرے دھیرے ایران کی حکومت نے، ایران کی ایجنسی نے ایسے تمام ایجنٹوں کو گرفتار کیا، ان پر قابو پایا۔ اس جنگ کے دوران بھی 100 سے زیادہ موساد کے ایجنٹ کو ایران کی پولیس نے گرفتار کیا ہے، کئی کو موت کی سزا دی گئی ہے، کئی کو جیل میں بند کر دیا گیا ہے، کیونکہ ایران میں اسرائیل کے موساد کی جو جڑیں ہیں کافی گہری ہے۔ اب تک امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان جو جنگ ہوئی ہے اس میں اسرائیل نے سب سے زیادہ ٹارگٹ کلنگ کی ہے ایران میں، اور ٹارگٹ کلنگ کے پیچھے بھی جاسوسی ہوتی ہے، موساد کے ایجنٹوں کا ہاتھ ہوتا ہے، کیونکہ ان ایجنٹوں کے ذریعے، ان جاسوسوں کے ذریعے ہی پتہ چلتا ہے کہ کون سا لیڈر کہاں رہتا ہے، ان کا ٹھکانہ کہاں ہے، ان کا گھر کہاں ہے، ان کی لوکیشن کیا ہے۔ اور ایسے جاسوسوں کے ذریعے جب انفارمیشن ملتی ہے یا ان کی لوکیشن لیک ہو جاتی ہے، اس کے بعد اسرائیل کے لیے ٹارگیٹنگ کلنگ کرنا آسان ہو جاتا ہے، ان کو ان کے گھر میں مارنا ایزی ہو جاتا ہے۔ اور اسرائیل نے ایران میں یہی کیا ہے، ایران نے بھی کوشش کی اسرائیل میں ٹارگٹ کلنگ کرنے کی، اسرائیل کے پرائم منسٹر بنجامن نتنیاہو کی، لیکن بنجامن نتنیاہو نے خود پر کنٹرول کیا، اس نے باہر نکلنا بند کر دیا، کیونکہ ایران نے بھی ان دنوں لگاتار اپنے ایجنٹوں کو، اپنے جاسوسوں کو بنجامن نتنیاہو کے پیچھے لگا دیا تھا، اور ایران کے جاسوسوں کی پوری کوشش تھی بنجامن نتنیاہو کی لوکیشن کو ٹریس کرنا، وہاں پر پہنچنا اور ایران کو بتانا کہ کہاں پر بنجامن نتنیاہو ہے۔ اور ایران نے اپنا یہ نظام اتنا مضبوط کر دیا تھا اسرائیل میں، اسرائیل کی ایجنسی کو اس کی بھنک لگ جاتی ہے کہ بنجامن نتنیاہو سے کہہ دیا گیا کہ فی الحال آپ کو نہیں نکلنا ہے، اپنی جگہ پر ہی رہنا ہے۔ اور ان دنوں جب بنجامن نتنیاہو کے موت کی خبر سامنے آنے لگی تو بنجامن نتنیاہو نے عوام کے درمیان تسلی دینے کے لیے AI جنریٹڈ ویڈیو شیئر کی اپنے ٹویٹر ہینڈل سے کہ میں زندہ ہوں۔ ان دنوں بنجامن نتنیاہو ضرور زندہ تھا لیکن وہ سامنے نہیں آ رہا تھا، وہ AI جنریٹڈ ویڈیو شیئر کر رہا تھا اپنے اکاؤنٹ سے پوری دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ میں محفوظ ہوں، زندہ ہوں، میرے اوپر جو الزام لگایا جا رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن بنجامن نتنیاہو کی اوریجنل ویڈیو نہ بنانے کی وجہ اور خاموش رہنے کی وجہ یہی تھی کہ اس کی لوکیشن تک ایران پہنچ رہا تھا، قریب جا چکا تھا، اور اسی ڈر سے، سیکورٹی کی وجہ سے بنجامن نتنیاہو نے ان دنوں ویڈیو تک نہیں بنائی تاکہ اس کی لوکیشن نہ ٹریس کر لیا جائے۔ IRGC نے اعلان کر رکھا تھا کہ جہاں بھی بنجامن نتنیاہو جائے گا اس کا تعاقب کیا جائے گا، اس کو مارا جائے گا، اور علی خامنئی کی شہادت کے بدلے میں بنجامن نتنیاہو کو مارنا IRGC کا اولین اور بنیادی ہدف ہے، اور جب تک IRGC کو اس میں کامیابی نہیں ملے گی ہمارا انتقام پورا نہیں ہوگا۔ تو بتانا یہ ہے کہ صرف موساد کی جڑیں ہی مضبوط نہیں ہے بلکہ ایران کے پاس بھی جاسوسی کا نیٹ ورک ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اتنا پاورفل نہیں ہے جتنا اسرائیل کا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے ان دنوں، یا امریکہ اور اسرائیل کی جو کمپنیاں ہیں اس کا لوگ استعمال کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے بھی موساد کو ایک اپر ہینڈ حاصل ہے، ایج حاصل ہے، اور موساد کو جاسوسی کرنے میں کامیابی مل جاتی ہے۔ موبائل کے بغیر کسی کے لیے کوئی چھٹکارا بھی نہیں ہے۔ پچھلے دنوں بنجامن نتنیاہو کی ایک تصویر وائرل ہوئی تھی جس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بنجامن نتنیاہو کے موبائل پر جو کیمرہ تھا اس کیمرے پر ٹیپ چپکا ہوا تھا۔ مطلب ہمارے فون میں جو کیمرہ ہوتا ہے یہ موبائل بند ہونے کے باوجود بھی آپ کی لوکیشن کو ٹریس کرتا ہے، یا آپ کی بات کو سنتا ہے، یا آپ کو واچ کرتا ہے، آپ کی نگرانی کرتا ہے۔ اور دنیا کے کئی ایکسپرٹ یہ کہہ چکے ہیں کہ جب آپ سو رہے ہوں یا آپ کوئی کام کر رہے ہوں تو آپ موبائل کو خود سے دور رکھ لیجئے، موبائل کا کیمرہ آپ کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح موبائل کو آپ سوئچ آف کر دیجئے، بند کر دیجئے، اس کے باوجود بھی موبائل آپ کی باتوں کو سنتا ہے اور وہ باتیں ریکارڈ ہوتی ہے، اور جو کمپنیاں ان موبائل کو بناتی ہے وہ ڈیٹا کو حاصل کر لیتی ہے، ایکسس کر لیتی ہے۔ اسی طرح موبائل ہماری باتوں کو سنتا ہے، اور ان موبائل میں جو اپلیکیشن ہوتے ہیں وہ اپلیکیشن بھی ہماری گفتگو کو سنتے ہیں، اور اسی طرح جو الگوریدم ہے وہ کام کرتا ہے۔ آپ نے کئی مرتبہ فیل کیا ہوگا، دیکھا ہوگا، اگر آپ نے ابھی تک اس کا احساس نہیں کیا ہے تو میری ان باتوں کو سنیے اور اس پر عمل کیجیے گا، یا صرف دھیان دیجیے گا۔
मेटा यानी फेसबुक का आप इस्तेमाल करते होंगे या इसी तरह इंस्टाग्राम का आप इस्तेमाल करते हैं। अब आप किसी प्रोडक्ट के बारे में गुफ्तगू कीजिए, किसी से बातचीत कीजिए और उसके बाद देखिए मेटा पर यानी फेसबुक पर उसी का ऐड आपको दिखेगा। फ़र्ज़ कर लीजिए ये एप्पल का लैपटॉप है, मेरे सामने रखा हुआ है। अब आप इस लैपटॉप के बारे में बातचीत कीजिए कि हमें एक एप्पल का लैपटॉप लेना है, मैकबुक लेना है, मुझे काम करने में आसानी होगी क्योंकि HP का जो लैपटॉप होता है उसमें बैटरी ज़्यादा देर तक नहीं चलती है, एप्पल का लैपटॉप हमारे लिए अच्छा रहेगा। इस तरह की आपने गुफ्तगू की किसी से फ़ोन पर या आपने अपने दोस्तों के साथ बातचीत की, आपका मोबाइल वहाँ पर यूं ही रखा हुआ है। अब उसके बाद जब आप अपना फेसबुक ओपन करेंगे तो वहाँ पर लैपटॉप के बारे में भी आपको इश्तहार नज़र आएगा, इसी का एडवर्टीज़मेंट आपको दिखेगा। अगर आप गूगल क्रोम को खोलेंगे तो वहाँ पर भी इसी तरह का इश्तहार आपको दिखेगा। यूट्यूब पर जाएंगे तो वहाँ भी इसी तरह का इश्तहार आपको दिखेगा। तो ये जो एप्लीकेशन है, इनका जो एल्गोरिदम है वो हमें सुनता है, हमें देखता है, हमारी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखता है और उसी तरह ये काम करता है। चैट GPT या जितना AI टूल है उन सब के बारे में ये बात सभी जानते हैं कि ये हर एक शख्स को वॉच करता है, उस पर नज़र रखता है, उसकी आदत को समझने की कोशिश करता है और उसी एतबार से उस शख्स को फ़ीडबैक देता है, उसके बारे में वो मालूमात देता है। और कुछ लोगों ने AI का इस्तेमाल इतना करना शुरू कर दिया है कि उनको शाम की क्या दवा खानी है, सुबह की क्या दवा खानी है, वो चैट GPT से पूछते हैं, AI से पूछते हैं। मेरे एक दोस्त रहते दुबई में, उन्होंने बताया कि मैं AI का इतना इस्तेमाल करता हूँ कि आप समझ लीजिए कि मैं सुबह में कौन सी दवा खाता हूँ और शाम में कौन सी दवा खाता हूँ ये मुझे याद नहीं रहता। मैंने चैट GPT से पूछना शुरू कर दिया है। मैं चैट GPT से पूछता हूँ कि मेरी सुबह की दवा का टाइम हो गया है, कौन सी दवा है मेरी सुबह की, और चैट GPT बताता है कि आपकी सुबह की ये दवा है, शाम की ये दवा है। AI ने, चैट GPT ने इन दोनों अपना एक एडवर्टीज़मेंट भी करना शुरू कर दिया है कि एक लड़की कपड़ा पहनती है, अब कपड़ा पहनने के बाद उसका आउटफिट कैसा होना चाहिए, उस कपड़े के एतबार से उसका मेकअप क्या होना चाहिए। तो AI कहता है कि आप अपने कपड़े की तस्वीर खींचो और उस तस्वीर को आप AI पर अपलोड करो और पूछो कि इस लिबास के एतबार से उनके मेकअप का कलर क्या होगा, आउटफिट पूरा क्या होगा, और AI आकर के बता देता है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, ये लिपस्टिक लगाओ, इस कलर का इस्तेमाल करो। तो इस हद तक AI का इस्तेमाल किया जा रहा है। और जब आपकी पूरी प्राइवेसी, आपकी सारी चीज़ें AI के पास होगी, मेटा के पास होगी, यूट्यूब के पास होगी, तो यकीनी तौर पर जो इनके बनाने वाले हैं, जो इनको कंट्रोल कर रहे हैं, उनके पास आपकी सारी इन्फॉर्मेशन होगी और आप नहीं बच पाएंगे। तो एहतियात करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसलिए CIA को और मोसाद को अपर हैंड हासिल है जासूसी के मामले में। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।